नमस्कार बच्चों। आइए मूर्ख अनुचरा पाठ के शेष अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा शुरू करें। कल तक हमने एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्यन उत्तरत से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की थी। इसके आगे प्रश्न क्रमांक 3, प्रदत्त पदानि तेषां पर्यायपदैः सह मिलयत् अर्थात दिए गए पद को उनके पर्यायवाची शब्द के साथ मिलाइए। बाईं ओर शब्द दिया हुआ है और दाईं ओर उसका अर्थ है। संस्कृत में जो उसे कहते हैं, दूसरा जो शब्द है उसका पर्यायवाची वो दिया है, इसके साथ मिलाना है। पहला महाराजा। तो महाराजा का अर्थ क्या हुआ? महाराजा अर्थात नृप। आप लोगों को अपनी कॉपी में इस प्रकार लाइन नहीं खींचनी है। आपको अपनी कॉपी में उत्तर को उसके ठीक सामने लिखना है, शब्द के ठीक सामने। तो अगला वानरः। वानरः को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानरः का एक शब्द है मर्कटः। क्रोधितः। क्रोधितः अर्थात कुपितः। मूर्खः। मूर्खा को मूढ़ा भी कहते हैं। और प्रासादे का अर्थ होता है हर्म्ये। प्रासाद मतलब महल, उसका एक और नाम है हर्म्य। तो ये पर्याय पद मिलन था। आगे बढ़ते हैं। कथा क्रमानुसारम वाक्यानि पुनर्लिखत। इस स्टोरी को 5 वाक्य के माध्यम से स्टोरी को प्रस्तुत किया गया है, जो कि क्रम आगे पीछे है। तो इन वाक्यों को स्टोरी के क्रम में, कथा के क्रम में रीअरेंज करना है। तो पहला वाक्य इस प्रकार है। खड्ग प्रहारेण महाराजा मृतः हुआ। तलवार के प्रहार से राजा मर गए। राजभवने एकः वानरः अपि अवसत्। राजमहल में एक बंदर भी रहता था। मूर्खा वानरः खड्गेन महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। मूर्ख बंदर ने तलवार से महाराज के सीने पर प्रहार कर दिया। महाराजा शयन कक्षे स्वपिति स्म। महाराज शयन कक्ष में सो रहे थे। और मक्षिका आगत्य महाराजस्य वक्षस्थले उपाविशत। तो ये वाक्य है। तो इसमें इस 5 में सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी क्या थी? तो पहला है राजभवने एका वानरः अपि अवसत्। राजभवन में एक बंदर भी रहता था। इसके बाद महाराजा शयन कक्षे स्वपिति स्म। महाराज बेडरूम में सो रहे थे। उसके बाद मक्षिका आगत्य महाराजा से वक्षस्थल उपाविशत। मक्खी आकर महाराज के वक्षस्थल पर बैठ गई। और मूर्ख वानरः खड्गे महाराजा से वक्षस्थल प्रहारम अकरोत्। मूर्ख बंदर ने तलवार से महाराज के सीने पर प्रहार कर दिया। तो ये चौथा वाक्य हुआ। और 5वां अंत में खड्ग प्रहारेण महाराजा मृतः हुआ। तलवार के प्रहार से राजा की मृत्यु हो गई। तो ये 5 वाक्य को आपको नीचे एक के नीचे एक लिखना है। कॉपी में आप प्रश्न वाक्य भी लिखेंगे और उसके बाद वो जो उत्तर है उसके वाक्य को फिर से अरेंज करके लिखेंगे। ये सारे कार्य आपको अपनी मुख्य कॉपी में करनी है, फेयर कॉपी में। और ध्यान रहे, कॉपी में सारी चीज़ें लिखनी है, निर्देश भी लिखना है, प्रश्न वाक्य भी लिखने हैं और आंसर भी लिखना है। और इसका PDF दिए गए लिंक में, गूगल फॉर्म के लिंक में आपको भेजने हैं। अगला, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम क्रियताम। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तो जो शब्द रेखांकित है उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला वाक्य है प्रासादे एकः वानरः अवसत्। प्रासादे मतलब महल में। महल में एक बंदर रहता था। यहाँ पे महल में है और ये है महल में मतलब स्थान। तो जहाँ स्थान का बोध हो वहाँ पे कुत्र लगता है संस्कृत में। तो प्रासादे के स्थान पे कुत्र आ जाएगा। आपको पूरा वाक्य लिखना है। कुत्र एकः वानरः अवसत्। ऐसे पहले प्रश्न वाक्य लिखेंगे प्रासादे एकः वानरः अवसत्। उसके बाद नीचे उसका उत्तर लिखेंगे कुत्र एकः वानरः अवसत् और कुत्र को अंडरलाइन कर देंगे।
अगला वाक्य, महाराजस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपाविशत। महाराज के सीने पर एक मक्खी बैठ गई। महाराजस्य यहाँ शब्द से स्पष्ट है, यहाँ षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो किम की षष्ठी, महाराज की षष्ठी महाराजस्य, तो किम की षष्ठी हुई कस्य। तो ये हो गया वाक्य, कस्य वक्षस्थले एका मक्षिका उपाविशत। अगला, मूर्खा वानरः अतीव क्रोधिता हुआ। इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो अंडरलाइन मूर्खा दिया है वो वास्तव में विशेषण है, और विशेषण है वानरः का, कि बंदर का विशेषण है। कैसा बंदर? मूर्ख बंदर। तो जहाँ पर विशेष विशेषण हो तो विशेषण के लिए कीदृश का प्रयोग होता है, और विशेष जिस लिंग में है उस लिंग के आधार पर कीदृश का प्रयोग होता है। यदि पुल्लिंग है तो कीदृशा, और स्त्रीलिंग है तो कीदृशी हो जाएगा, और नपुंसक लिंग है तो कीदृशम। चूँकि यहाँ पे वानरा है, पुल्लिंग है, इसीलिए मूर्खा का कीदृशा हो जाएगा। तो ये हुआ कीदृशः वानरः अतीव क्रोधिता अभवत्। अगला, मक्षिका उड्डीय ततः गता। मक्षिका उड्डीय ततः गता, मक्खी उड़कर वहाँ से चली गई। यहाँ रेखांकित शब्द मक्षिका है, और मक्षिका चूँकि स्त्रीलिंग का एक वचन है, जैसे लता लते लता, वैसे मक्षिका मक्षिके मक्षिका, तो किम में उसका रूप हो जाएगा का के का। तो मक्षिका का रूप हुआ का उड्डीय ततः गता। अगला, खड्ग प्रहारेण महाराजा मृताभवत्। खड्ग प्रहारेण, तो प्रहारेण से स्पष्ट है कि ये तृतीय विभक्ति है, तो प्रहारेण का हो जाएगा केन। तो खड्ग प्रहारेण के स्थान पे केन, किससे महाराज की मृत्यु हो गई। केन महाराजा मृता अभवत्। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला, एक मूर्ख बालक था। एक मूर्ख बालक था। तो जब भी हम अनुवाद करते हैं तो पहले देखना चाहिए कर्ता क्या है इसमें। तो एक मूर्ख बालक था, इसमें स्पष्ट है कि कर्ता इसमें बालक है, लेकिन बालक के दो विशेषण भी हैं। बालक का एक विशेषण है कि मूर्ख, और बालक का दूसरा विशेषण है एक। संख्या वैसे भी विशेषण का काम करता है, तो बालक का संख्यावाची विशेषण एक हो गया, और बालक का एक विशेषण मूर्ख भी है। तो चूँकि बालक पुल्लिंग में है तो एकः भी पुल्लिंग में होगा, और मूर्ख भी पुल्लिंग में मूर्खः होगा। तो जैसा विशेष वैसे विशेषण, तो एकः मूर्खः बालकः, ये हो जाएगा एकः मूर्खः, ये विषय लगेगा यहाँ पे, बालक था, बालकः, अब था के लिए आसीत्, एकः मूर्खः बालकः आसीत्। अगला, उन दोनों कन्याओं ने पाठ पढ़ा। उन दोनों कन्याओं ने पाठ पढ़ा। यहाँ भी देखिए विशेषण विशेष है, यहाँ पे कन्याओं ने विशेष है, और इसका विशेषण है कि दोनों, और उन और दोनों, ये विशेषण है, और कन्याओं ने विशेष्य है। अब चूँकि कन्याएं, दो कन्याओं की बात हो रही है, तो इसका द्विवचन हो जाएगा रूप। तो कर्ता का द्विवचन क्या होगा? कन्या, कन्ये, कन्या। तो कन्ये कर्ता हुआ, कर्ता कन्ये हुआ, तो दोनों भी द्विवचन का स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि कन्या दो कन्याओं की बात है, स्त्रीलिंग की बात है। तो स्त्रीलिंग में दो को कहते हैं द्वे, तो द्वे कन्ये। इसके अलावा सर्वनाम भी है जो कि विशेषण का काम कर रहा है। किन कन्याओं ने? उन कन्याओं ने। तो सा का द्विवचन हो जाएगा सा ते ता, तो ये हो जाएगा ते द्वे कन्ये, माने कन्याओं ने, ते द्वे कन्ये क्या पढ़ा? क्या मतलब द्वितीय विभक्ति, पाठम। अब पढ़ा, प्रथम पुरुष का द्विवचन,
तो लंग लकार में प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है? अपठताम। ते द्वे कन्ये पाठम अपठताम। ते द्वे कन्ये पाठम अपठताम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मक्खी उड़कर चली गई। मक्खी उड़कर चली गई। कर्ता क्या है इसमें? कर्ता यहाँ पे मक्खी है। मक्खी को कहते हैं मक्षिका। कैसे चली गई? उड़कर। तो कर लगा है मतलब त्वा प्रत्यय, तो त्वा, तो उड़ित्वा या उड्डीय, इसके कई शब्द हैं। उड्डीय है या उत्पत्ति है या, हाँ, उड्डीय मतलब मक्खी उड़कर चली गई। चली गई मतलब गता, स्त्रीलिंग है इसलिए गता हो गया। या आप लट लकार का प्रयोग, लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो अगच्छत हो जाएगा। मक्षिका उड्डीय अगच्छत, ये भी हो सकता है। और त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गता होगा क्योंकि स्त्रीलिंग है। अगला वाक्य, राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा बहुत, कौन क्रोधित हुआ? राजा हुआ। तो कर्ता यहाँ पे राजा, तो कर्ता यहाँ राजा आ गया। राजा या नृपः, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत, बहुत को संस्कृत में कहते हैं अति क्रोधित। क्रोधित का कुपितः, कुपितः, आप चाहे तो क्रोधिता भी लिख सकते हैं। अति कुपितः हुआ मतलब लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अभवत। तो राजा अति कुपितः अभवत। अगला वाक्य, राजा महल में रहता था। राजा, कौन रहता था? राजा। तो कर्ता यहाँ पे राजा हो गया। राजा कहाँ? महल में। तो महल को संस्कृत में कहते हैं प्रासाद। तो प्रासाद के साथ में लगा हुआ है तो प्रासादे। रहता था, कार्य हुआ करता था, तो यहाँ स्म लगेगा। तो ये हो जाएगा, जब स्म लगता है तो क्रिया लट लकार में होती है, वसति स्म। तो राजा प्रासादे वसति स्म। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, प्रदत्त पदानि तेषां विपर्यय पदैः सह मेलयत। दिए गए पद को उसके विलोम पद के साथ मिलाना है। तो एक तरफ यहाँ पर पद दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका ये विलोम है। तो आप देख सकते हैं पहला पद आगत्य। आगत्य का अर्थ होता है आकर। आगत्य मतलब आकर। तो आकर का विलोम क्या हो जाएगा? आकर का मतलब जाकर। तो आगत्य क्या हो गया? गत्वा। आगत्य का विलोम गत्वा। प्रासादे, प्रासाद का अर्थ होता है महल। तो महल का उल्टा क्या होगा? कुटीर। प्रासादे का विलोम कुटीरे। कुटीर मतलब झोपड़ी। महल का उल्टा झोपड़ी हुआ गता। गता का विलोम हो गया आगता। समीपे, समीप मतलब पास। समीपे का विलोम हो गया दूरे। क्रोधितः, तो क्रोधिता का विलोम प्रसन्न। तो इस प्रकार विलोम शब्द का मिलन। बढ़ते हैं आगे। रचनात्मक गतिविधि, दिए गए चित्रों के नीचे उससे संबंधित वाक्य पाठ में से चुनकर लिखिए। अब इसमें से चित्र देखकर बताना है कि कौन सी घटना हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदर जो है वो राजा को पंखा कर रहा है। तो इसमें इस पाठ में कहाँ आया है वह घटना कि, आइए देखते हैं। पहले चित्र से संबंधित जो घटना है वो आता है और आकर उसे पंखा झलने लगता है। तो ये वाक्य हुआ।
वानरः अपि तत्रागत महाराज समीपे एव उपाविशत व्यजनेन च विजनम प्रारभत। ये पूरा का पूरा वाक्य आ जाएगा इस चित्र के नीचे। बंदर भी वहाँ आकर महाराज के पास ही बैठ गया और पंखे से उसे पंखा करने लगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में दिख रहा है कि बंदर मक्खी को, उसके नाक पर मक्खी बैठी हुई है, मक्खी को वो भगाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे वो वाक्य आएगा जो कि मक्खी को दूर करने से संबंधित है। तो वानरः ये हो जाएगा, वानरः व्यजनेन ताम दूरी कर्तुम पुनः पुनः प्रयत्नम अकरोत्। ये वाक्य आ जाएगा उसके नीचे में। अगला चित्र, अगले चित्र में वह तलवार से प्रहार कर रहा है। तो अगले चित्र में देखते हैं प्रहार से संबंधित वाक्य क्या है। तो यह आ गया सह मूर्खा वानरः क्रोधितावत् खड्गेन च महाराजस्य वक्षस्थले प्रहारम अकरोत्। यह आ जाएगा वाक्य। तो ये तीनों चित्र के नीचे आपको इस प्रकार पाठ में आए हुए वाक्य लिखने हैं। अगला, मूर्खता से संबंधित कोई अन्य कहानी पुस्तकालय की सहायता से अपनी पुस्तिका में लिखिए। कई और कहानियाँ आपको ज्ञात होंगी जो कि मूर्खता से संबंधित कहानी है। ये तो हमने मूर्ख बंदर की कहानी सुनी, कहानी पढ़ी। इसके अलावा मूर्खता से संबंधित कोई और कहानी होगी तो आपको उसे पढ़ना है। तो इसका संदेश क्या है कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। मूर्खता जो है वो उसे किसी दवाई से दूर नहीं किया जा सकता है। जो मूर्ख है अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। तो लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हमने देखे हैं अपने इतिहास में कि मूर्ख व्यक्ति भी आगे चलकर अपने प्रयास से बुद्धिमान बन गया है। हमने कालिदास के विषय में सुना है, हमने पंचतंत्र में आचार्य विष्णु शर्मा ने जो राजा के मूर्ख पुत्रों को बुद्धिमान बनाया उसके विषय में सुना है। तो मूर्खता की कोई औषधि तो नहीं है, लेकिन यदि प्रयास करे व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति स्वयं, तो अपने आप को अपने उस मूर्खता से बाहर निकाल सकता है। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। जब चाहे तब आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आप लोग के भली भांति समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। आपका दिन शुभ हो।